नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 5 दौर की सियासी लड़ाई खत्म हो चुकी है और अब बाकी है 2 फेज। 2 समर की जंग बाकी है और दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो हो रहे हैं। लेकिन 5वें दौर में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। फिर चाहे रायबरेली हो या अमेठी या फिर राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट, जनता जनार्दन ने किसको आशीर्वाद दिया है, इसका तो 4 जून को ही खुलासा होगा। लेकिन इतना तय है कि कम वोटिंग पैटर्न ने नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खींच दी हैं। सभी के अपने अपने दावे हैं। विपक्ष कह रहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, तो बीजेपी भी अब की बार 400 पार का दावा कर रही है। किसके दावे में दम है और किसके अरमानों पर पानी फिरेगा, इसका अंदाजा लगाना अभी तो मुश्किल है। सवाल यह भी है कि 5वें दौर में किसका सिक्का जमा और किसका दाव फीका पड़ा। आज बात इसी खास मुद्दे पर। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। एनडीए का संकल्प 400 प्लस का है। तो दंगल विशेष है लेकिन 2 समर अभी शेष। चलिए, बेहद खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ प्रताप राव जी है, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है प्रताप राव जी आपका हमारे साथ। चर्चा में पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी भी शामिल हैं। आरसी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही योगेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है योगेंद्र जी आपका भी इस चर्चा में। और प्रताप राव जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, एक एक करके चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज के 5वां चरण संपन्न होने के साथ ही 427 सीटें जिस पर वोटिंग हो चुकी है और 115 शेष है। लेकिन 5वें चरण में कई अहम चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर थी। जीत हार के दावे अपने अपने हैं, लेकिन 49 सीटों को लेकर बीजेपी कितनी पॉजिटिव है, क्योंकि 40 के करीब सीटें हैं जो ऑलरेडी बीजेपी के पास 2019 में थी और उसे रिपीट करना और उसमें प्लस जाने की कोशिश इस बार जरूर रहेगी। हाँ श्वेता जी, जिस तरह से चुनाव लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आज 5वें चरण का जब चुनाव हो गया है तो बीजेपी पूरी तरह से निश्चिंत है। हालांकि चौथे चरण में ये तय हो गया था, बीजेपी ने जो सरकार बनाने लायक बहुमत का आंकड़ा आ चुका है और अब हम 400 के निकट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 2 चरणों में हम 400 पार करेंगे, जिसका प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं और वो पूरा होगा, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, एक मैं बताता हूं कि जितने भी इस चरण में, चौथे चरण में जितने भी बड़े नेता भाजपा के चुनाव में थे, उन सब की जीत के दावे निश्चित तौर पे माने जा रहे हैं। जब ये और दूसरी ओर जब विपक्ष के नेताओं की बारी आती है तो उनके ऊपर संशय बना हुआ है। यहाँ तक कि राहुल गांधी रायबरेली में बहुत परेशानी में हैं और चुनाव जीतेंगे इसको कोई नहीं कह रहा है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहा कि 400 पार, उस 400 पार की ओर आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर पे इस बार बहुत भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। चलिए ठीक है, आप ये दावा करें कि भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, लेकिन आरसी जी, ये जो 49 सीटों की बात करें, इसमें बहुत ज्यादा सीटें तो कांग्रेस के पास है नहीं जो पिछली बार 2019 की बात करें। लेकिन रायबरेली सीट जिस पर सबकी नजरें है, वो इस लिहाज से भी कि सोनिया गांधी लगातार इसमें जीत कर आए इससे पहले, क्योंकि गांधी परिवार की सीट कही जाती है। अमेठी सीट छूटी कांग्रेस से, लेकिन एक बार फिर रायबरेली से सोनिया गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन राहुल गांधी वापस आए हैं। अब ऐसे में कितनी उम्मीद कांग्रेस कर रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो दावे किए जा रहे हैं कि हार रही है कांग्रेस, लेकिन फिर भी जिस तरह से मार्मिक अपील सोनिया गांधी ने की थी और जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट नजर आती है, कड़ी टक्कर दे रहे हैं। श्वेता जी, 5वें चरण के मतदान के दौरान एक सीआरपीएफ के सैनिक ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए। कांग्रेस पार्टी और हम उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उस परिवार के साथ में संकट की घड़ी में खड़े हैं। लोकतंत्र के अंदर चुनाव के जो आंकड़े होते हैं, 5 वर्ष बाद जनता की अदालत में जाना होता है और हर बार जनता की अदालत ये तय करती है कि कौन सियासत में बैठेगा, शासन करेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा। आप और हमें किसी को नहीं भूलना चाहिए कि यही भारतीय जनता पार्टी है जो 1984 के अंदर 2 सीटें होती थी, 2004 के अंदर सैनिक इंडिया होता था, अटल बिहारी और आडवाणी का नाम होता था और विपक्ष में नेता कौन होगा। लेकिन जनता ने सूझबूझ के साथ में यूपीए को जिताया और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री ने दिए और उन्होंने जो देश को कानून दिए वो दुनिया के अंदर एक नजीरे हैं जिनका तोड़ प्रधानमंत्री स्वयं नहीं ढूंढ पाए थे। मनरेगा जैसी योजना को लेकर संसद में क्या कहा था उन्होंने, आप और हम सब जानते हैं। और कोविड जैसे वैश्विक महामारी के दौर में वही इस राष्ट्र की मुख्य धारा बनकर इस राष्ट्र को जीवंत रखने का जो काम किया, लोगों के पालन पोषण का जो काम किया, अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने का जो काम किया। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूंगा कि आज ये जो दौर है, हम लोकतंत्र के अंदर जनता की अदालत को सबसे बड़ी अदालत मानते हैं।
इन 49 सीटों में से एक कांग्रेस की सीट थी। बहुत से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री इंडिया से इतनी नफरत हो गई कि इंडिया अलायंस को इंडी बोलने लगे हैं, और कुछ उनके मीडिया के जो साथी हैं जो उनकी भाषा में बात करते हैं वो भी इंडी बोलते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा जिन्हें इंडिया से नफरत है उनको इंडिया के लोगों को उनसे कैसे प्यार होगा, जिन्हें इंडिया से नफरत है उनको वो लोग इंडिया के लोगों से प्यार चाहते कैसे संभव हो पाएगा। मैं कहना चाहता हूं, आपने जो जिक्र किया 49 सीटों का, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट पहले चरण के अंदर आ गई थी। प्रधानमंत्री जी का पहली बार आजाद भारत में ऐसा रहा होगा कि देखिए यही बौखलाहट है जो बीजेपी के प्रवक्ता लगातार जो बीच में विधान डालते हैं, बीजेपी के नेता बार बार बोलते हैं, अपने नेताओं को प्रोटेक्ट करते हैं, क्यों नहीं ये कहते कि इनके नेता क्यों बौखला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को धर्म के आड़ के पीछे छिपना पड़ रहा है। तो आधार 10 साल में एक उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। आधार नहीं मिला, ये आखिर क्या वजह रही जाके वो कह रहे हैं मेरी मम्मी की सीट है पे चर्चा नहीं। देश का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मम्मी की सीट क्या होती है? राहुल गांधी मम्मी की सीट कह के वापस देने की मांग कर रहे हैं। अगर यही चीजें करनी है तो फिर वैसी ही हालात होगी। हालात होगी अगर धैर्य रखे, अगर आपके दावों में दम है तो अपने पारी कर दे। एक तो धमकी मत दीजिए, वैसे हालात धमकी निश्चित रूप से आपके वैसे ही हालात आप वैसे चाहते हैं जो आपके नेता आप हालात की बात मत कीजिए। आप लगातार फर्स्ट ओपनिंग में अगर बीच में विधान डाल रहे हैं, इसका मतलब आपके प्रताप राव जी एक सेकंड। आरसी जी ठीक है, देखिए अब ये अपने दावे करेंगे, उपलब्धि हो 10 साल की, यही जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, 49 सीटें हैं, दावे चलिए इनके प्लस में है, ये 400 पार की बातें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले, देखिए सपा के साथ गठबंधन हुआ, स्थितियां 2019 से बदली है 2024 में सभी पार्टियों के लिए। कोई किसी के साथ जा रहा है, कोई और ज्यादा मजबूत हो रहा है, कोई कमजोर हो रहा है। लेकिन उस लिहाज से कांग्रेस अपने आप को कितना मजबूत मान रही है इस बार यूपीए के परिणामों की अगर बात कर ले तो सभी गठबंधन को साथ लेकर बात कर ले तो अलायंस इस बार देश के अंदर सरकार कांग्रेस की बोलेंगे नहीं, देश के मुद्दों पे चर्चा कर रही है। कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी 200 के आंकड़े पार के लिए संघर्ष कर रही है। कांग्रेस 25 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये बौखलाहट बता रही है कि 25 सीट भी कांग्रेस की नहीं है। इस देश की जनता को राहुल गांधी का वायनाड से सफाया, अब रायबरेली से भी सफाया। मुद्दों को राहुल गांधी को जमीन नहीं मिल रही, मम्मी की सीट कह के घूम रहे हैं। मम्मी की सीट, लोकतंत्र में मम्मी की सीट क्या होती है? मम्मी और पापा की सीटें होने लग गई लोकतंत्र में। ये जो भारतीय जनता पार्टी की कैसे नेता है इनके, इनको यही नहीं पता। मम्मी मम्मी करके रायबरेली में घूमने वाला इनका नेता होती है। लेकिन एक सेकंड, तो फिर ब्रजभूषण सिंह भी तो चुनाव नहीं लड़े, उनके बेटे हैं मैदान में, तो ऐसा तो हर जगह है। देखिए ऐसा तो हर जगह है। मैं कह रहा हूँ वो चुनाव लड़े, लेकिन जब जनता के बीच में जाए और बोले मेरी मम्मी की सीट है, मम्मी की सीट क्या होती है? लोकतंत्र में किसी की सीट क्या होती है? जनता चुनती है, जनता की सीट होती है, जनता तय करती है उनका प्रतिनिधि कौन होगा, जनता तय करती है लोकसभा में कौन लड़ेगा। मम्मी की सीट क्या होती है? क्या सोनिया गांधी को ठेका दिया? क्या राहुल गांधी की मम्मी को ठेका दिया हुआ है? प्रताप राव जी सर, आपने अपनी बात रखी है। योगेंद्र जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। योगेंद्र जी देखिए, बीजेपी कांग्रेस सबके अपने अपने दावे और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक परिणाम नहीं आते तब तक कोई पहले से हार नहीं मानता है। कोई पहले से नहीं कह सकता कि इस सीट पे हम कमजोर है या मजबूत है। उम्मीद सबको है, क्योंकि किसने किसको वोट दिया और कितने % वोट आते हैं ये अभी किसी को नहीं पता। लेकिन वोटिंग परसेंट की बात कर ली जाए तो 5वें चरण का वोटिंग परसेंट है, वो क्या मैसेज दे रहा है? कोशिश पिछले 4 चरणों में भी की गई थी, लेकिन उतना बेहतर वोटिंग परसेंट नहीं आ रहा है। क्या वजह है कि एक ही कुछ आंकड़ों के इर्द गिर्द ही ये सिमट कर रह जा रहा है? क्यों लोग नहीं निकल रहे हैं? इतनी उदासीनता क्यों नजर आ रही है? ये अहम सवाल पहला, इसका जवाब दीजिए, फिर बाकी सीटों पर जाते हैं। जो 5वां चरण भी हो चुका है, उसके बाद जो वोटिंग परसेंटेज है, तमाम कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने भी की, इलेक्शन कमीशन ने की, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज वो लगातार अभी भी डाउन चल रहा है। तो देखिए, 2 बड़े स्पष्ट निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, उन्होंने 400 पार का नारा दिया, उस नारे को कैरी करना उनकी मजबूरी है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज जो बताता है कि कम से कम 400 प्लस का मतलब था कि वोटिंग परसेंटेज प्रचंड बहुमत में होता तो 400 पार जाने की संभावना बन जाती है। किसकी सरकार आएगी किसकी अलग बात है, लेकिन अभी जो वोटिंग परसेंटेज है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके से वोटिंग परसेंटेज चल रहा है। लेकिन जो विपक्ष अगर आशावादी है कि वोटिंग परसेंटेज कम होने से हमको फायदा हो रहा है, तो देखिए जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो उसके 2 कारण होते हैं। या तो जो सत्ता में है उसको प्रचंड बहुमत से लाना है, या सत्ता में है उसको प्रचंड बहुमत से हटाना है। अगर वोटिंग परसेंटेज आपका गिर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मतदाता में उदासीनता है।
और मतदाता की उदासीनता अगर है तो वो जो मतदाता की उदासीनता वो किसके लिए है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है या वो कांग्रेस के विपक्ष के पक्ष में है? ये आपको 4 जून को पता लगेगा। लेकिन ये अपन कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के जो वोटिंग परसेंटेज है उसने इस चुनाव परिणाम को बेहद दिलचस्प बना दिया है। 4 तारीख को आप देखेंगे कि दावे कोई कितना भी कर ले, लेकिन परिणाम किसी भी तरफ पे जा सकते हैं। लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो 5 चरण संपन्न हो चुके हैं, तो आखिरी के 2 चरण तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब किस तरफ झुकाव होता है या वोटर्स कैसे जाते हैं, लेकिन आप इन मुद्दों को लेके, क्योंकि बार बार जिक्र मुद्दों का होता है कि 10 साल की उपलब्धि जहां बीजेपी बता रही है, लेकिन जो है मुद्दे होने चाहिए, कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टी वो कह रही है कि उन मुद्दों पर तो बात ही नहीं हो रही है। जनता कैसे तय करेगी? जनता कैसे तय कर रही है? देखिए सवाल तो ये इस चुनाव के अंदर ये मुझे लगता है लंबे समय बाद ऐसा चुनाव हो रहा है जो मुद्दा विहीन चुनाव है। हर चरण के अंदर मुद्दों को बदला जा रहा है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और मुद्दा उठाया, विपक्ष ने कुछ और उठाया, अगले चरण में फिर उसको चेंज किया, तीसरे में फिर चेंज किया, और आज स्मृति ईरानी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा, राहुल गांधी का वापस एक बयान दोहराया जिसमें आलू से सोना निकालने वाली बात है। हालांकि वो मीडिया में कई दफा आ चुका है कि वो आधा बयान है। तो कुल मिलाकर ये कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी उन मुद्दों पर कोई भी विपक्षी दल या पक्ष का दल बात करने को तैयार नहीं है। और ये जो उदासीनता है वो इसीलिए है क्योंकि आप उन मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं जो जनता से जुड़े हैं। तो जनता मुद्दा विहीन जब राजनीति हो रही है उसके अंदर वो किस मुद्दे से प्रभावित होकर के आपको वोट देने जाएगी, इस बारे में फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन दोनों दल आशा कर सकते हैं, लेकिन दोनों दल अंदर से जानते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है कम से कम उसके ऊपर वो गारंटेड ही नहीं कह सकते कि उनके फेवर में है। ठीक है, लेकिन आरसी जी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की हम बात करें क्योंकि रायबरेली सीट है, क्योंकि अमेठी, रायबरेली, लखनऊ ये बेहद अहम सीट है, इसलिए सबकी नजरें, जब परिणाम भी आएगा 4 जून को तो इन कुछ खास सीटों पर नजर रहेगी कि कौन वहां से जीता और किसे शिकस्त मिली। लेकिन इसके अलावा अगर हम उड़ीसा की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, जहां से भी 13 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, कांग्रेस कितने आश्वस्त? कांग्रेस को क्या लगता है कि पहले से कितने प्लस जा सकते हैं हम इन 49 सीटों की बस अगर हम बात करें, क्योंकि आज 5वें चरण में हुई, और उसकी सबसे अहम वजह क्या लगती है? क्या खुद का कुछ प्लस है या जो सत्ता में इस पार्टी रही है उसका कुछ नेगेटिव है, माइनस है, जिस वजह से जनता साथ जाएगी? वजह के साथ बताइए। हाँ। श्वेता जी, निश्चित रूप से इस देश की सत्ताधारी जो राजनीतिक दल है, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। युवाओं का उन्होंने प्रतिवर्ष वोट मांगा, उन्होंने कहा कि पहला वोट हमें दीजिए, सैनिकों की शहादत पे मांगा। आज देश के अंदर 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी क्रिएट की, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। महिलाओं की जो बचत है वो 50 साल में सबसे कम कर दी, लूट लिया उस बचत को। यह आंकड़ा है वो आरबीआई का है, हमारा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का नहीं है। इसलिए महंगाई की जो मार 410 रुपए का सिलेंडर होता था, कहते थे महंगाई डाइन खा जाते, 1150 रुपए में बेचा। डीजल है वो 100 रुपए बेचा, पेट्रोल 110 बेचा। तमाम जो महंगाई की जो मार मारी, एक गरीब की हर रोटी का निवाला छीनने का जो जीएसटी के माध्यम से काम किया, इस सरकार कोई भी जनता के मुद्दों पे जवाब नहीं दे पाई। 17 दिन तक लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, इन्होंने लगातार आंदोलन किया, आमरण अनशन किया, कहा कि चाइना हमारी जमीन को हथिया लिया। सेना अध्यक्ष बोल रहा है, लेकिन देश का सत्तारूढ़ दल, ना देश का रक्षा मंत्री और देश का प्रधानमंत्री बोल पा रहा है। हिंदुस्तान का आदमी अपने मुद्दों की आवाज चाहता है। सिर्फ एक नफरत की बयार चल रही है भारतीय जनता पार्टी के पास में, उसे हर चरण के दौर में नकारा जा रहा है। आपने जो जिक्र किया था 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, शिवसेना की थी, शिवसेना छोड़ चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर इनकी कितनी सीटें थी? 42 सीटें थी। अब 12 सीटों का संघर्ष भी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। जो महाराष्ट्र के, जो आप जिस बिहार की बात कर रहे हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के क्या हालात हैं, अंतिम समय पे मुख्यमंत्री को किस प्रकार से ब्लैकमेल करके साथ लेना पड़ा, लेकिन मुद्दे नहीं है इनके पास में। मैं ये कहना चाहूंगा, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश से कितनी सीटें थी? भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर क्लीन बोर्ड होने जा रही है। लगातार ये जो बयान है, जो हताशा और निराशा का देश के प्रधानमंत्री के जो आ रहे हैं, नफरत भरी उद्बोधन आ रहे हैं, देश के लोगों को भयभ्रांत कर रहे हैं, देश के लोगों में भय जो डालने का काम कर रहे हैं, ये बता रहा है कि ये भय देश के प्रधानमंत्री पे है और 4 जून को देश का प्रधानमंत्री थैला उठा के यहाँ से चल देंगे ये देश। और हम सब ये चर्चा करेंगे और देखेंगे, क्योंकि 400 का दम अकेले व्यक्ति ने भरा। एक संसद में खड़ा होकर एक अकेला कहता है कि एक अकेला सब पे भारी। लोकतंत्र के अंदर 140 करोड़ जनता यही तो जनता तय कर देगी ना, यही तो जनता तय करेगी। और ये आप वजह मानते हैं कि कांग्रेस प्लस में जाएगी। लेकिन प्रताप राव जी, महाराष्ट्र की बात कर लें या बिहार की बात कर लें, बिहार में भी स्थितियां बदली है पहले की अपेक्षा। जो कभी अगेंस्ट में थे वो साथ आ गए, जो कभी साथ थे हो गए, क्योंकि 2019 से 24 में स्थितियां कई राज्यों में बदली है। महाराष्ट्र में भी एनसीपी की बात करें, 2 भागों में बट गई, शिवसेना 2 भागों में
करवट गई। बीजेपी ऐसे में कैसे मान के चल रही है और क्यों ऐसा भरोसा लग रहा है कि पहले से 19 से 24 में स्थितियां बदली हैं लेकिन ये बीजेपी के पक्ष में गई है? इसकी सबसे अहम वजह आप क्या मानते हैं? और यही वजह भी होगी कि 300 नहीं, इस बार 400 पार की बात हो रही है। श्वेता जी, इसमें लिटरली अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो मैं कुछ बात रखूं। हाँ। अगर वैसे ही पॉलिटिकल वो नहीं बिल्कुल चर्चा, हम बिल्कुल हम बिहार से रखें। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फर्स्ट इंडिया सहित तमाम जो जितने भी चैनल हैं और जितने भी पत्रकार हैं देश भर में घूम रहे हैं जी। और वो जाके आम जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। वो सवाल हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। उन स्क्रीन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जनता का मूड क्या है, जनता क्या कह रही है, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहती है, नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में क्या कहती है। ये सीधा सीधा रिफ्लेक्शन आ रहा है और इससे एक बात तो लोगों के दिमाग में तय हो चुकी है कि सरकार तो केवल नरेंद्र मोदी की बनने वाली है। इस बात से तो अभी किसी को दोहराए रहा ही नहीं है। अब बात आती है कि 400 पार होगी या नहीं, बस विषय केवल इतना सा रह गया है कि 4 जून को 400 पार होगी नहीं। अब उसमें सवाल उठते हैं कि बिहार में, अब बिहार की बात आती है कि बिहार में जो गठबंधन है वो बदल गया है और नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम हो गई है, ये सारी बातें आती हैं। लेकिन बिहार की अगर हम ग्राउंड पे जाके देखते हैं तो बिहार में वही हालात हैं। लालू की वही गुंडागिर्दी और दादागिरी है, कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया है, लालू को कोई पूछ नहीं रहा है, वही मुस्लिम और यादवों का जो गठजोड़ है। आप सुनिए तो सही, मैं लिटरली बात कर रहा हूँ। एम और वाई को लिटरली का तो एल नहीं जानते, एम और वाई का जो सिर्फ विपक्ष को कोसने का काम कर रहे हैं। 10 साल में मुस्लिम और यादवों का गठजोड़ भी टूट चुका है, जवाब देना पड़ता है। मुस्लिमों का भी विश्वास खत्म हो गया है, मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास बचा महाराष्ट्र में शिवसेना, महाराष्ट्र में शिवसेना ये नहीं बता पा रही जो हमने बिहार के लिए ये अरे सुनो तो सही यार, केवल बोलने से केवल नॉन लिटरेरी बातें, अनपढ़ जैसी बातें करने से क्या होगा? कुछ पढ़े लिखे लोगों जैसी बातें करो, कुछ पढ़े लिखे लोगों जैसी बातें करो। केवल चाचा हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता, केवल हल्ला मचाते हो। आने के बाद डिबेट को डिरेल करना एक काम हो गया है आपका। आपको बात नहीं करनी आती। कांग्रेस मुद्दों पे जवाब दीजिए। हम ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई उपलब्धि है जिसके नाम पे वोट मांगते हैं? कौन है पूछने वाले? लोकतंत्र में हम कौन होते हैं? आप अपनी बात रखो, आप कौन हो? सत्तारूढ़ दल से हमारी जिम्मेदारी बनती है विपक्ष को पूछने का, मीडिया की, देश के हर व्यक्ति की। बराबरी से पूछा जा रहा है, बराबरी से पूछा जा रहा है, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, हमें आप इसका जवाब ये मानेंगे नहीं, इनकी फितरत में है डिबेट नहीं करना, क्योंकि आता नहीं है डिबेट करना, क्योंकि कांग्रेस फेल पार्टी हो चुकी है, ताला लगने वाला है, इस पार्टी में ताला लगने वाला है, जो पार्टी ताला लगा के झूठी पार्टी झूठ बोल के अभी तक झूठ बोल के 51 साल तक राज करने वाले लोगों को गरीब और बेरोजगार बोलता हो और वो ये कहे कि लोग चुप कराइए, क्या मतलब है? अरे आपके पास नहीं चर्चा होगी ऐसे तो सुनिए बात, आप भी सुनिए ना, आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, ऐसे नहीं बात होती है, फिर ऐसे चर्चा नहीं हो सकती, ऐसे चर्चा नहीं होगी। योगेंद्र जी, केवल हल्ला मचाना इनके फितरत में है, क्योंकि इन्होंने कभी 58 साल के अपने राज में कभी कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद किया, राजस्थान को बर्बाद किया। 5 साल की गहलोत सरकार ने राजस्थान को पीछे रख दिया। ये लोग लूटते रहे, खाते रहे। राजस्थान है देश के सबसे पिछड़े राज्यों में हो गया। इन्हीं लोगों की पार्टी ने पिछले 5 साल लूटा है। आज उन लुटेरों के लेकर आज भी जनता आज भी लूट की सरकार का जो दंश है वो जनता झेल रही है। बेरोजगारी क्यों है बता दीजिए, महंगाई क्यों है बता दीजिए, आरसी जी बात वो सुन भी रहे लेकिन आप तो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाह रहे। आपने बात रखी ना, आपने बात रखी तो वो सुन रहे थे। अगर आप उनके बात से इत्तेफाक नहीं रखते, बोल लेने दीजिए, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ऐसे नहीं कि इतना वक्त जाया हो गया। एक से आपकी बात खत्म हो रहा है। योगेंद्र जी फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे। योगेंद्र जी, दोनों जो प्रवक्ता हैं बीजेपी कांग्रेस के, उनसे 2 सवाल बड़े लाजमी से बनते हैं। पहली बात बीजेपी वालों से कि भाई
जो आपका 10 साल का शासन हो गया, तो बेसिकली आप जितने मुद्दे लेके आ रहे हैं, चाहे मंगलसूत्र हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे कुछ और हो, तो आखिर उसमें उनके बहुतायत क्यों है और अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं है? और जहां तक एक मैं बहस में नहीं करूंगा। और दूसरा कांग्रेस का जहां तक सवाल है, तो जो विपक्षी दल है उनसे भी सवाल है कि जब इतने सारे उद्वेलित मुद्दे हैं तो आप उस तरीके से मोमेंटम क्यों नहीं बना पा रहे जिससे बनना चाहिए था? ये मुझे जवाब देना चाहिए। अभी मेरे को देने दीजिए ना, मैं कह रहा हूँ, मैं पहले दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ जनधन खाते, गरीबों के जनधन खाते हमने उठाए। हमने कहा 12 करोड़ लोगों को, 12 करोड़ लोगों को उज्ज्वला सिलेंडर दिए। हमने कहा 80 करोड़ लोगों को लगातार 3 साल तक मुफ्त अनाज दे रहे हैं। हमने कहा सारे गाँवों को बिजली कनेक्ट कर दिया। हमने कहा 21 सड़कें बनाई है, 50,000 करोड़ की सड़कें बनाई है। हमने कहा व्यापार इन्होंने क्या किया 58 साल में देश को गरीब बना दिया। शुक्रिया आरसी जी शुक्रिया, प्रताप राव जी शुक्रिया, योगेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए ये अपनी बात कह रहे हैं, इनकी बातें खत्म नहीं होंगी, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो दंगल चल रहा है, चाहे अब हम इस डिबेट की बात कर ले या 5 चरणों की बात कर ले, 5 चरण संपन्न हो चुके हैं, 2 चरण बेहद अहमियत रखते हैं। जो 2 समर शेष है उसमें बहुत कुछ तय होगा, क्योंकि 115 सीटें हैं आने वाले 2 चरणों में। सवाल ये भी उठता है कि ठीक है आप लाख बात कर ले मुद्दों को लेकर, आप लाख बात कर ले जीत को लेकर, दावे बड़ी बड़ी सीट्स को जीतने के भी लेकर, लेकिन ये तय तो जनता कर रही है ना। आपका तो ये कि आप कोशिश कितनी कर रहे हैं इन जीत को वापस बरकरार रखने की या फिर हारी हुई सीट को जीतने की। सवाल ये भी है, मुद्दों को लेकर भी आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जनता ये सब तय कर रही है। और इसलिए सवाल था कि जब 427 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है 5 चरणों में, क्या तय हुआ होगा? 4 जून को तस्वीर साफ होगी, लेकिन आने वाले 2 चरणों में क्या वाकई में पार्टियां, फिर सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, गठबंधन हो, रणनीति को बदलती, कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करती है ताकि 2 जो चरण है वो फेवर में जा सके, या फिर वो भी हाथ से जाएंगे? इसके लेकर कोशिश जरूर हर तरफ से की जा रही है और इसलिए ये बड़े बड़े दावे भी है। इंतजार जरूर करना होगा 25 मई और 1 जून का, जब 2 चरण संपन्न होंगे, और उसके बाद 4 जून जिसका इंतजार सभी को है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। एनडीए का संकल्प 400 प्लस का है।